हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका पूजन और आज हम ड्रिप वेलोसिटी एंड करंट के बीच का रिलेशन क्या है वो समझने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रिप वेलोसिटी क्या है? जब किसी भी वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है तब वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स फिक्स डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं और जब इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के इफेक्ट से मोशन करना शुरू कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की इस वेलोसिटी को हम ड्रिप वेलोसिटी कहते हैं। वैसे वेलोसिटी वर्ड के आगे ड्रिप क्यों लगा है? देखिए, ड्रिप का मतलब बेसिकली ये होता है कि किसी के प्रभाव से बह जाना। आपने कभी देखा होगा किसी कैनाल या नदी में पानी बहता है तो उस पानी के फ्लो के साथ साथ कागज, पत्ते या बहुत सारा कूड़ा सब फ्लो करता हुआ आगे जाता है। बिल्कुल उसी तरह जब बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड अलो करती है वायर में तो उसी के इफेक्ट से सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। डेट्स वाई कॉल इट ड्रिप वेलोसिटी। देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आगे की तरफ फ्लो करते हैं तब वायर के अंदर जो एटम्स होंगे उनके साथ टकराएंगे तब वेलोसिटी कम हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वापस से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी में लगातार चेंज आता रहेगा। और जब वायर के अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन्स की एक एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं ना, उसी को हम कहते हैं ड्रिप वेलोसिटी। तो बेसिकली ड्रिप वेलोसिटी क्या है? तो जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस आप फील्ड लगाते हो तो जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसी को हम बोलते हैं ड्रिप वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है ड्रिप वेलोसिटी इज इक्वल टू चार्ज into इलेक्ट्रिक फील्ड into रिलैक्सेशन टाइम अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप कहोगे कि ये फॉर्मूला तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट? कोई बात नहीं, इसको डिराइव कर लेते हैं, लेकिन डेरिवेशन समझने से पहले थोड़ा बेसिक नॉलेज गेन कर लेते हैं। देखो, आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगाई है और आपने लगाया चार्ज, तो फोर्स लगता है F इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर कोई भाग रहा है, फ्लो हो रहा है, तो हमारे न्यूटन भाई क्या कहते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो इन दोनों फॉर्मूला को इक्विवेलेंट करेंगे तो ma इज इक्वल टू QE होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू QE अपॉन m हो जाएगा। तो ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कभी चेंज नहीं होगा और जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है वो बदलने वाली नहीं है और ना ही इलेक्ट्रॉन का मास भी बदलने वाला नहीं है। मतलब कि सभी इलेक्ट्रॉन्स का सेम एक्सेलरेशन रहेगा, यानी कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कांस्टेंट हो गया। फिर हम लगाएंगे काइनेमेटिक इक्वेशन जो है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो अब इतना तो समझ में आ गया, राइट? तो अब निकालते हैं ड्रिप वेलोसिटी का डेरिवेशन। तो एक कंडक्टर है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वहाँ घूम रहे होंगे। तो मान लो कि इन इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल वेलोसिटी u1, u2, u3 एंड un शून्य है। तो जब भी इन सब का वेक्टर सम करोगे तो a आ जाएगा 0। फिर हमने कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो सभी इलेक्ट्रॉन्स की मोशन एक डायरेक्शन में हो जाएगी और जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होंगे तब इलेक्ट्रॉन्स पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स F इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जितना। वैसे यहाँ पर चार्ज Q की जगह E क्यों लिखा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है E, राइट? अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मोशन भी हो रही है तो न्यूटन के लॉ के हिसाब से F इज इक्वल टू m इंटू a होगा। अब इन दोनों को इक्विवेलेंट कर दिया, ma इज इक्वल टू E, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा E इंटू m और यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब आ जाते हैं फाइनल वेलोसिटी पर, v इज इक्वल टू u प्लस at। पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी u1 प्लस at1, दूसरे वाले के लिए हो जाएगी u2 प्लस a2t। ऐसे सभी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी un प्लस atn। यहाँ पर एक्सेलरेशन तो सेम है मगर टाइम तो सबका अलग अलग होगा। कोई फास्ट स्पीड से इलेक्ट्रॉन भागेगा तो कोई आराम आराम से भागेगा। तो अब इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए इन सारी वेलोसिटी का सम डिवाइड बाय n करना पड़ेगा और हम सबको पता है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस at होता है और यहाँ पे एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है तो 80 में से एक को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन n इंटू u1 प्लस u2 अप टू un प्लस a इंटू t1 प्लस t2 प्लस अप टू tn। लेकिन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का सम क्या था? तो 0 था, तो बाकी बचा a इंटू t1 प्लस t2 प्लस अप टू tn डिवाइड बाय n।
और ये जो T1 प्लस T2 प्लस अप टू Tn डिवाइड बाई n है, इसी को ही हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बदले हम टाउ लिख देंगे और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो हमारी फॉर्मूला बन जाती है E बाई m इंटू टाउ। और इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी को ही हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वैसे कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा कि ये जो रिलैक्सेशन टाइम है उसका मतलब क्या होता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम के साथ टकराता है, आई मीन्स कलिजन होता है, तो जब फर्स्ट एटम के साथ कलिजन होता है उसके बाद किसी दूसरे एटम के साथ कलिजन होता है, तब दोनों कलिजन होने के बीच में जो टाइम लगता है ना, मतलब इन दोनों कलिजन होने के बीच में जो इलेक्ट्रॉन को जो फ्री टाइम मिलता है ना, उसी को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे जैसे कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की मोशन की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, जिसकी वजह से दो कॉलिजन होने के बीच में जो टाइम लग रहा था ना, वो अब कम हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता जाएगा। और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज होगा। अब समझते हैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, वो तो बात पक्की है, लेकिन कितनी बढ़ेगी? तो हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, उसे हम कहते हैं मोबिलिटी। तो अगर मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना हो तो कैसा आएगा? देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम होता है, लेकिन इस E को सामने ले जाओ तो Vd अपॉन E इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो E कांस्टेंट है, टाउ कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, यानी कि ये सब कांस्टेंट है और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंडिंग करती है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब देखते हैं करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशनशिप। देखो, किसी भी वायर या कंडक्टर के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग करके थोड़ी ना गिनेंगे। लेकिन अगर हमें पता हो कि एक छोटे से क्यूबिक मीटर जितना पर यूनिट वॉल्यूम में अगर n जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसे पूरे वायर के टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरे वायर्स के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसका अंदाजा आ जाएगा। यानी कि पूरे वायर्स में n इंटू a इंटू l जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का टोटल कितना चार्ज होगा। तो अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता हो तो टोटल चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो चार्ज Q इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि NaL इंटू किसी एक इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज E। अब मान लो कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचने के लिए T जितना एवरेज टाइम लगता है, तो उस डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो होगा। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो I की वैल्यू Q में रख देंगे, तो I इज इक्वल टू NaLe अपॉन T। अब इस फॉर्मूला में ध्यान से देखोगे तो ये जो L बाई टी है उसका मतलब क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी, राइट। और एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि I इज इक्वल टू NeA Vd हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला से आपको क्या पता चला कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल चार्ज से, एरिया से एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए इजी ट्रिक बताओ तो I इज इक्वल टू वीना नाम से याद रख लेना, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप भूल ना जाओ। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में कंडक्शन एंड इंडक्शन के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।